I am Srishti, and today we are going to discuss about how to work upon officer like qualities, in short OLQs. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं 15 OLQs को, और आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक अगर इफ़ेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, आप टीम वर्क में काम करेंगे तो एज अ मेंबर भी और एक इंडिविजुअल इंसान भी, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं, या कोई सक्सेस चाहिए आपको, या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे हैं, या कोई माइलस्टोन अचीव करना है। उस केस में आप में अगर ये क्वालिटीज़ होंगी तो आप एफिशिएंटली वो चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे, फर्स्ट जो फैक्टर था हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में हमारे टोटल 4 ऐसे ट्रेड्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो वन बाय वन देखेंगे कि हमें कैसे डील करना है और कैसे उसको अपने अंदर डेवलप करना है। तो जो फर्स्ट हमारा है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, उससे आप क्या समझते हो? इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? तो कोई भी चीज़ों को कितना जल्दी आप समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? तो ये होता है इंटेलिजेंस। बट यहाँ हम कोई रिटन टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने फॉर्मूला पुट करके सोल्यूशन फाइंड कर लिया। यहाँ हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस से ये समझते हैं कि आप में एक ऐसी एबिलिटी का होना जो कि आप जिसमें आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो विद इफेक्टिव सॉल्यूशंस, आप उसके डिटरमाइन करो इफेक्टिव सॉल्यूशंस, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप एक लीडर हैं और आपके साथ कुछ टीम मेंबर्स हैं, ठीक है? टीम के मेंबर्स हैं। तो आपने उसमें जो बग्स था, जो एरर था, वो फाइंड कर लिया। और उन बाकी लोगों ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया है। तो उस उससे क्या होगा कि जो वो एरर को सॉल्व करने में जो डिले लगता वो अब नहीं लगेगा, वो जो टाइम है वो सेव हो गया। तो ये होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस का एग्जांपल, कि एक टीम लीडर ने उसको इतने जल्दी डिटरमाइन फाइंड कर लिया कि क्या बग्स और एरर्स था, और उसको रिजॉल्व कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम है वो सेव हो गया। तो ये होता है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इफेक्टिवली। तो अगर आप में अगर ये क्वालिटी नहीं है तो हम डेवलप कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हर कोई तो सीख कर पैदा नहीं होता ना, हर इंसान है वो यहाँ ही सीखता है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कि क्या कर सकते हैं उसके लिए अपना, मीन्स अगर ये क्वालिटी आप में चाहिए तो आप ना क्या करो कि आप जो सुडोकू होता है, सुडोकू आपका न्यूज़पेपर में आता होगा, या फिर हाँ, न्यूज़पेपर में आता होगा, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉसवर्ड्स होते हैं, इंग्लिश हो या फिर हिंदी में, वो आप सॉल्व करो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्रेन टीजर्स वाले गेम्स हैं, और कुछ क्या कहते हैं, बुक रीड करना हुआ, नई लैंग्वेजेस सीखना हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हुआ, ये सारी चीज़ें, उससे हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ें करें, चेस खेलना, जिससे आपका जो ब्रेन का है वो ब्रेन की एक्सरसाइज हो, राइट? तो उससे आपकी जो इंटेलिजेंस है, सॉल्यूशन फाइंड करने का जो वे है, अप्रोच है, वो चेंज होता है। सॉल्यूशन फाइंड करने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। नए नए अप्रोचेस आप ट्राई करते हैं, सोचते हैं आप, तो उससे भी आपका माइंड काफ़ी ग्रो करता है, राइट? तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है, दैट इज़ इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। अब सेकंड है वो हमारा है रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी से आप क्या समझते हैं? रीजनिंग से क्या, जब भी हम रीजनिंग की बात की जाती है तो तर्क की बात किया जाता है। तर्क मीन्स आप लॉजिकली और एनालिटिकली किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करके आप लॉजिकली के कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है कि एक डिटेक्टिव है, वो कुछ क्लूज एनालाइज करता है टू लॉजिकली रिड्यूस द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट इन अ क्राइम। तो वो क्लूज को देखते हुए
उससे लॉजिकली कोई चीज़ें फाइंड करता है, कुछ चीज़ें रिलेट करता है उस क्राइम सीन में, और वो सस्पेक्ट को फाइंड करने के लिए वो कुछ क्लूज के थ्रू एनालाइज करके वो फाइंड करना चाहता है कि वो क्रिमिनल कौन था, या फिर कौन उसके जो क्लोज वंस हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, उससे वो क्लूज के थ्रू उनके पास तक पहुंच जाता है। तो ये रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू आता है। तो आपने अगर सीआईडी वगैरह देखा होगा, तो वो कैसे क्लूज फाइंड करते हैं, फिर सोचते हैं, और सोच कर फिर वो उन तक पहुंचते हैं, तो वो लॉजिकली सोच कर पहुंचते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज क्या है कि आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, डिस्कशन करो, क्योंकि आप अपने लेवल पे सोचेंगे, बट अगर दो लोग हैं, दो डिफरेंट माइंड्स के पीपल हैं, तो वो सोच रहा है और आप सोच रहे हो, तो यहाँ दो दिमाग उपयोग हो रहा है। और अगर अगेंस्ट और फेवर में सोचेंगे तो आपका माइंड ग्रो करता है कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो आपको इसके प्रोज है या कॉन्स हैं वो देखने चाहिए कि क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो हर चीज़ों का आप लिखना चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनका ड्रॉबैक्स क्या है, राइट। और आप कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स या फिर रीजनिंग एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी जो थिंकिंग है, आपका लॉजिकल पावर है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे काफ़ी इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो जो ये टर्म है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है कोई भी चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिकली या वेल स्ट्रक्चर्ड में मैनेज करना। चाहे वो कोई प्लान हो, ओके, कोई एल्गोरिदम हो, या फिर कोई स्ट्रेटजी हो, राइट। या डेली लाइफ में भी आपको हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। तो एक स्किल होता है ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड एक्शन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे टू अचीव एनी गोल, ओके। तो आप कोई भी गोल या माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए जिससे आप अचीव कर सकें। आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और आप उसको एक्यूरेटली फॉलो भी करते हैं, तो आप डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है कि एक इवेंट मैनेजर है, वो सक्सेसफुली प्लान करता है, एक कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है, बाय क्रिएटिंग उसका शेड्यूल बनाएगा, जो टास्क है उसको अलॉट करेगा, जो भी उनके मेंबर्स होंगे, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे होंगे, एक बजट रेडी करेगा, और जो भी वेंडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये प्रॉपर एक इवेंट मैनेजर उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कैसे है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई वीकेंड ट्रिप हो, या फिर आप फैमिली के साथ ट्रिप में जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, तो वो आप एक स्मॉल इवेंट्स को प्लान करें। आप चेकलिस्ट बनाए कि क्या क्या टास्क होने वाले हैं, उनके टाइमलाइंस होने चाहिए। आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को भी दें, जिससे कि आपका भी टास्क, आप जो काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा कम भी होगा, और आप लोगों को भी हैंडल करना सीख जाएंगे, और चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाएंगी। कुछ टू डू लिस्ट टाइप के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, नोशन है वो एक टूल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। या फिर आप डायरेक्ट एक डेली डायरी मेंटेन करते हैं, तो भी आप वहाँ टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं, लाइक टू डू लिस्ट, पेंडिंग टास्क और कंप्लीटेड टास्क। तो एक प्लानर भी रेडी कर सकते हैं। ये सब आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्सप्रेशन का। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन में देखा जाए तो द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वंस थॉट एंड आइडियाज क्लियरली, कंसाइजली एंड परस्यूसिवली। तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है, आप कोई भी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, या आपके पास जो नॉलेज है वो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ओपिनियन है या कोई आइडिया है, कुछ भी है जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो एक्सप्रेशन के अंदर आता है। तो वो भी एक क्वालिटी है, एक स्किल है, कि आप जो बता रहे हैं वो लोगों तक अच्छे से, और जैसा आप बताना चाह रहे हो वो एक्यूरेटली और क्लियरली पहुंच पाए, राइट। तो ये एक्सप्रेशन के तरीके होते हैं। लोग एक्सप्रेस करते हैं, बट
वो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं बट सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एम था कि मेरी बातें लोगों तक पहुंच पाए, वो नहीं हो पाई। तो यहाँ तो जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया ना। तो फिर वहाँ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ बोल रही हूँ वो इस तरीके से एक्सप्रेस करूँ जो क्लियरली लोगों तक पहुँच पाए। तो ये भी एक स्किल है जो इम्प्रूव करनी होगी। एज अ लीडर आप काम करेंगे, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑर्डर्स देंगे, तो वो क्लियरली उनके तक पहुँचेंगी नहीं, तो वो काम वो करेंगे कैसे, एक्शंस लेंगे कैसे। उसका एक एग्जाम्पल है लाइक अ पॉलिटिशियन डिलीवरिंग अ स्पीच दैट सिंप्लीफाइज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी। जब वो एक पॉलिटिशियन होता है, एग्जाम्पल के लिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, तो वो जब अपनी स्पीच डिलीवर करता है तो क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है उसको इतना सिंप्लीफाई करके डिलीवर करता है जिससे कोई भी इंसान हो, कोई भी सिटीजन हो उस नेशन का, वो ईजली समझ पाए। वो चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसको वो चीज़ें सबको एक जैसी समझानी है, सबको एक जैसी बतानी है ना। तो वो उस तरीके से डिलीवर करता है कि सभी तक वो चीज़ें पहुंच पाए। अगर वो उसने पढ़ाई नहीं की है और किसी ने बहुत पढ़ाई की है, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी किया है किसी ने, और किसी ने बिल्कुल अभी तक एक बार भी उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, तब भी उसको वो बातें हैं वो पॉलिटिशियन के थ्रू पहुंच जाती हैं। तो उसको इतनी सिंप्लीफाई तरीके से बताओ कि किसी तक भी वो बातें पहुंच सके, तो वो चीज़ें समझ पाए। और वो जनरल जो पॉलिटिशियन होता है वो चीज़ों को समझाता भी है और जनरल पब्लिक तक उसको पहुंचाता भी है और उनको इंस्पायर भी करता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। आप उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब आपकी बात है कि आप अपना जो एक्सप्रेस करते हैं वो लोगों तक पहुंचता है कि नहीं, उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन वो काफ़ी अच्छा भी है, तो आप और इम्प्रूव कर सकते हैं ना उसमें। आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे वो उतना बेटर होगा, उतना परफेक्ट होगा, राइट। तो इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या हुआ कि आप क्या करो कि आप मिरर टेक्निक है ये, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। जैसे हम बचपन में बहुत डरते थे कि हम स्टेज में जाकर हमें स्पीच देनी है, डिबेट कंपटीशन है या असेंबली है, करवाना है, ऐसा कुछ भी है, तो हम डरते थे, हम नर्वस होते थे, तो हम क्या करते थे, हम मिरर के सामने खड़े हो जाते थे और हम वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी हम डिलीवर करने वाले हैं, वो मिरर के सामने बोलकर एक बार देखते थे कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, हम हिचक तो नहीं रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना वो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो आप एक काम, आप जब आपको लगे कि हाँ अभी अभी मैंने अच्छे से बोल लिया, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको खुद सुनो और वहाँ फाइंड करो कि मेरा प्रोनाउंसिएशन लेवल कैसा है, मुझे कितना ऐसा बोलना है, कहाँ पॉज लेना है ना। और आपका जो वॉइस है वो क्लियर है कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हो कि नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप में नोटिस कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सिंपली। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप ग्रुप डिस्कशन है और अपना इम्प्रूव करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स होते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ टोस्ट मास्टर्स का बताया हुआ है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सोशल इफेक्टिवनेस। अब अभी तक हमने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है वो है सोशल इफेक्टिवनेस, जिसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सोशल एडेप्टिबिलिटी, सेकेंड वन इज कॉपरेशन, थर्ड वन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ वन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मीन्स। तो अब स्टार्ट करते हैं सोशल एडेप्टिबिलिटी से। क्या होता है सोशल एडेप्टिबिलिटी, आपको क्या लगता है। तो बाय नेम इट सेल्फ सोशल एडेप्टिबिलिटी, जहाँ सोशल की बात आए तो लोग और मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ना, मतलब लोगों का समूह को हम क्या बोलेंगे, सोशल। एडेप्टेबिलिटी मतलब आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट में जा रहे हो, सोशल एनवायरनमेंट में जा रहे हो, आप एक इंसान से मिल रहे हो या फिर बहुत सारे इंसान से मिल रहे हो, तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इजली एडजस्ट हो पा रहे हैं नहीं, है ना। वो आता है हमारा सोशल एडेप्टिबिलिटी के अंदर। तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखा जाए तो लिखा हुआ है द एबिलिटी टू मिक्स वेल विद डिफरेंट पीपल एंड एडजस्ट टू अ न्यू और चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट।
तो एनवायरनमेंट भी अगर चेंज हो रहा है लोगों के साथ तो आप इजीली उसको अडेप्ट कर पाएँ, ये आता है सोशल एडेप्टेबिलिटी के अंदर। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक डिप्लोमेट है विद वो कंफर्टेबली सोशलाइज विद ऑफिशियल के साथ, वो इतना कंफर्टेबली सोशलाइज होता है विथ डाइवर्स बैकग्राउंड्स के होते हैं, राइट। और वो इट क्विकली बिल्ड्स रैपोर्ट एंड अंडरस्टैंड सोशल क्यूज को समझ लेता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ सोशल एडेप्टेबिलिटी का। ऐसा है कि ऐसा भी होता है कि हम दूसरे कल्चर में और आप नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो आप कितने जल्दी अडेप्टेबल होते हैं ना। आपका जॉब रहेगा एज अ ऑफिसर, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रीज़न, आपको दूसरे ज़िले पे, दूसरे सिटी पे या दूसरे कंट्री पे काम करना पड़ रहा है, दूसरे लोग बहुत टाइप के लोगों से मिलना हो रहा है, तो आपको ये स्किल, ये क्वालिटी होना आपके में ज़रूरी है। तो ये क्वालिटी है सोशल एडेप्टेबिलिटी का। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखें तो क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में क्या, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। आप एक कॉन्शियस एफर्ट टू टॉक टू न्यू पीपल एट सोशल गैदरिंग्स और कॉलेज इवेंट्स। तो आप मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू टॉक टू न्यू पीपल। तो आप जब भी कहीं भी ऐसे सोशल गैदरिंग्स होते रहते हैं, लाइक पार्टी हो रहा है, कोई इवेंट है, ठीक है, जहाँ आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, उस जगह पे आप नए नए लोगों से बात कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो सपोज़ आप आज एक दो लोगों से या 10 लोगों से मिल रहे हो, सपोज़ एक दो लोगों से मिल रहे हो, और आप ऐसी रेगुलरली 365 डेज़ में 365 डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो, और हर एक दिन आप एक क्वालिटीज़ किसी से अ, ले रहे हैं कि उसमें ये चीज़ अच्छी है, और वो चीज़ अच्छी है, और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझ में भी हो, और आप उसको इम्प्रूव करके अपने आप में भी लाएंगे। तो क्या होगा कि आप इम्प्रूव होंगे, और आप इम्प्रूव होंगे तो आप 365 डेज़ में 365 नए क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आए। तो आप में आपका जो, आप बेस्ट वर्जन बन जाएंगे अपने अपने खुद का। तो कोशिश करिए कि आप जब भी किसी से मिलें तो उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे नई चीज़ें सीखें, आपको जो आती है वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से बात करोगे, राइट। तो उससे आप सोशल गैदरिंग्स में जाके ये चीज़ें कर सकते हैं, आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या जो योर ग्रुप आउटसाइड योर यूजुअल इंटरेस्ट टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो आपके जो लाइफ में इतनी सारी जर्नी, मतलब आपका जो जर्नी है आपके लाइफ का, वो तो काफ़ी शॉर्ट है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, नए माइंड्स के साथ, नए माइंड वाले लोग मिलेंगे, ब्रिलियंट माइंड्स के लोग मिलेंगे, आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो आप मेढक का कुआं का एक कहानी है, आपने अगर पढ़ा होगा तो वैसा मत बनिए। दुनिया इतनी बड़ी है, सबसे सबके साथ मिलो जुलो और सीखते रहो। ये सोशल एडेप्टेबिलिटी के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट है कॉपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या होगा? कॉपरेशन का मतलब होता है, इसका अगर डेफिनेशन में देखा जाए, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड विलिंगनेस टू सपोर्ट अदर्स फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो एक आप जब भी टीम में काम करते हैं ना, तो आप टीम में काम करते हैं तो आप वहाँ इंडिविजुअल नहीं रहते। अब हमारा जो एम होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा जो मिशन होता है, अब वो एक होता है, और हमारा सबका एक होता है, राइट। तो आप एज अ ऑफिसर काम करेंगे, आप जो भी ऑपरेशंस के लिए काम करें, मिशन के लिए काम करें, तो आपका जो टीम है उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एक होगा, राइट। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एनकरेज करो, और कोऑपरेटिव रहो, साथ में काम करो। ऐसा नहीं कि नहीं मैं कर लूँगा, तुम कर लो, तुम देख लो, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, ये एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। हम साथ मिलकर काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कोऑपरेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट क्या होता है कि आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है आपका, रहता है, आप अगर स्कूल में भी होंगे, कॉलेज में हुए होंगे, तो आपने प्रोजेक्ट्स तो बहुत बनाए होंगे। तो आपकी क्या होती है, ग्रुप होती है 5 to 6 मेंबर्स की, या जैसा भी 10 to 12 मेंबर्स की, या 3-4 लोगों की भी ग्रुप है। तो आप सब मिलजुल कर कोई रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हो, या कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, कोई मॉडल ही बना रहे हो एग्जीबिशन के लिए।
कोई चार्ट पेपर पे कुछ चीज़ें बता रहे हो, तो आप साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। नहीं ऐसा हो सकता है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा रहता है ना कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे क्या है कि हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको होना चाहिए। तो ऐसा कॉपरेशन होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हेल्प करें, सपोर्ट करें और चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करें। तो इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की देखा जाए तो अगर ये डेवलप करना है और अच्छा इम्प्रूव भी करना है, ऑलरेडी आपके में है कि आप कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी एक दूसरे की मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो और इम्प्रूव करना है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीम स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जिसमें टीम्स होती हैं, वैसे गेम्स खेलो। उससे क्या है कि ऐसे कोई अगर बच्चा है, उसको अगर हम इस तरीके से ट्रेन करें स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसमें ये कॉपरेशन की भावना आती है। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, है ना। इंडिविजुअली काम करने से अच्छे ग्रुप में काम करने से वो चीज़ें जल्दी होती हैं, ये बात तो है ना, अगर आप भी इसमें एग्री होंगे। वेन इन अ ग्रुप फोकस ऑन द कलेक्टिव गोल्स rather than इंडिविजुअल क्रेडिट्स। अपने खुद में क्रेडिट लेने से अच्छा है कि आप ग्रुप के साथ काम करो, कलेक्टिवली गोल हो, मैंने पहले ही बताया था। और आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। देन है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझते हैं? सबको मालूम है कि जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी क्या, किस चीज़ की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या होती है? तो जिम्मेदारी से है कि आप ये समझें कि किसी एक इंसान की ड्यूटी क्या है ना, और वो ड्यूटी को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं सिंसियरली, मतलब उस गंभीरता से ले रहा है नहीं, केयरलेस थोड़ी है। उस काम को अगर बोला गया है कि इसको आपको आज कंप्लीट करके देना है और आप उसको टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं नहीं, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो इसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ भी ले लो, इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रैक लीडर टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रुप सेफ्टी, चेकिंग इक्विपमेंट्स एंड मेकिंग टफ डिसीजन ड्यूरिंग बैड वेदर, प्रायोरिटाइजिंग द वेलबिंग ऑफ ऑल मेंबर्स। तो आप ट्रैकिंग के लिए जाते होंगे, तो वहाँ एक जो ट्रैक लीडर है वो पूरे जो ग्रुप है, ग्रुप में गए हैं हम, तो ग्रुप की सेफ्टी का ध्यान रखता है, मौसम ख़राब ना हो जाए, उसे ये सब की ध्यान रखना होता है सब, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि हमें सबको लेकर चलना है। तो वो ऐसे टफ डिसीज़न लेता है कि मौसम ख़राब हो गया तो कहाँ कैसे करना है, क्या आप कैसे प्रिपेयर्ड रहें, है ना। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हम सबकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। वैसे घर में भी होता है ना। और इसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखा जाए तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली होगी, फिर भी आप कुछ टास्क को खुद उसको आप उसको कंप्लीट करने की खुद ओनरशिप लें, चाहे वो छोटा टास्क हो या बड़ा टास्क हो। अ, आप किसी और के ऊपर इसको सौंपे भी नहीं, और दूसरा कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं बनाए ना कंप्लीट होने का। आप ना दूसरों को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, तुम इसके कारण हो, तुम्हें ये करना था, ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और खुद पूरा करो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने किया, मेरी गलती थी, ऐसा। If you commit to something, see it through to completion without reminders. ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में।